बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है बायोडाइवर्सिटी। सो लेट्स मूव ऑन पेज नंबर 31। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है ये दो लफ्ज़ अल्फाज से मिलके बनी है, दो अल्फाज से डिराइव होके आई है जो कि है बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशीज। डाइवर्सिटी, बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, मुख्तलिफ होना एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, चाहे वो कोई दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं या एक ही स्पीशीज़ का आपस में मुख्तलिफ होना या कोई वैरायटी आना। ठीक है, वैरायटी चेंज होता है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अब इकोसिस्टम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दोनों आ रहे हों। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों साथ एग्जिस्ट कर रही हों, को एग्जिस्ट कर रही हों। ठीक है, एक इकोसिस्टम के अंदर जो है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल्स, फाना इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। अब प्लांट्स की डाइवर्सिटी को उसने फ्लोरा का नाम दे दिया है और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को उसने फाना का नाम दे दिया है। और उसने कहा है कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर चेंज या वैरायटी या डाइवर्सिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑन द क्लाइमेट, altitude, soils and the presence of other species, के उसके एबायोटिक फैक्टर्स पे, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैंने आपको यही बताया था ना कि बायोडाइवर्सिटी हमेशा इकोसिस्टम के अंदर होती है और इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो जाहिर सी बात है बायोटिक फैक्टर्स ने हमेशा एबायोटिक पे डिपेंड करना है और एबायोटिक ने बायोटिक पे डिपेंड करना है और ये साइकिल ऐसे ही चलता जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी जो है उस रीजन के जहाँ पे वो डाइवर्सिटी मौजूद है, उसके आबो हवा, उसकी ऊंचाई, उसकी मिट्टी और वहाँ पे रहने वाली बहुत सारी दूसरी स्पीशीज पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी पूरी ज़मीन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई, तकसीम नहीं हुई हुई। इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, ये गर्म मरतूब इलाकों में ज़्यादा तौर पे पाई जाती है। टेम्परेट रीजन्स ऑल्सो हैव मेनी स्पीशीज़, मोतदिल इलाके जहाँ पे चारों मौसम आते हैं वहाँ पे भी इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। वाइल जबकि देयर आर फ्यूअर स्पीशीज़ इन द पोलर रीजन्स, ठंडे इलाकों में पोलर्स पे ये जो हैं इनकी स्पीशीज़ बहुत कम, चंद एक होती हैं। मतलब यहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं होती ऑर्गेनिजम्स की एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट रीजन्स। Biodiversity found on Earth today is the result of 4 billion years of evolution. अब उसने कहा कि ऐसे ही तो नहीं बायोडाइवर्सिटी बन गई एक दिन के बाद या 2 साल के बाद या 10 साल के बाद। एवोल्यूशन एक ऐसा अमल है जिसको इर्तिका का अमल कहा जाता है और इसको होते हुए साल हा साल लग जाते हैं। एवोल्यूशन असल में होता क्या है? किसी सिंपल चीज़ का कॉम्प्लेक्स चीज़ में कन्वर्ट होना, एक सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स चीज़ में मॉडिफाई होना, कन्वर्ट होना, चेंज होना एवोल्यूशन कहलाता है। तो बायोडाइवर्सिटी ऐसे ही नहीं आई, 4 बिलियन साल लगे हैं और एवोल्यूशन हुई है और आज हमारे पास बेहतर फॉर्म में स्पीशीज़ की वैरायटीज़ आ रही हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। साइंस को ओरिजिन ऑफ लाइफ का इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं है कि ज़िंदगी शुरू कहाँ से हुई। Though limited evidence suggests that until 600 million years ago, all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. साइंटिस्ट को नहीं पता था, साइंस नहीं जानती थी कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई है, लेकिन 600 मिलियन ईयर्स पहले, 600 मिलियन साल पहले
कुछ ऐसे शवाहिद जो ये कुछ महदूद सबूत थे जिससे पता चला कि लाइफ जो है एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई है जिसका नाम बैक्टीरिया था, या फिर उससे मिलता जुलता कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस के लिए खुराक मुहैया करती है क्योंकि इसके अंदर एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। प्लांट्स जो हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ किए जा सकते हैं। प्लांट्स से हमें ड्रग्स भी मिलते हैं, मेडिसिन्स भी मिलती हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल भी मिलता है, हाउसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग प्लांट्स को बहुत यूज़ करते हैं। उसके अलावा एनिमल्स हैं, उनका मीट खाते हैं हम, और एनिमल्स भी बहुत अ बिग सोर्स ऑफ ड्रग्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, कि एनिमल्स से भी हम लोग मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि बायोलॉजिकल सोर्सेज चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स, यहाँ से हम ड्रग्स या मेडिसिन को डिराइव कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स क्या हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, कपड़ा बनाने वाले, डाइज, रंग, रेजिन, गम, एडहेसिव, रबर, ये सब चीज़ें जोड़ने वाली चीज़ें, गूंदे, एंड ऑयल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये सब चीज़ें हमें प्लांट से हासिल होती हैं। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। अब बायोडाइवर्सिटी जो है इकोसिस्टम को बना भी रही है और मेंटेन भी कर रही है। वो कैसे? एक ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट की डेथ होती है तो वो सॉइल के साथ शामिल हो जाता है, और हर ऑर्गेनिज्म मरने के बाद डिकम्पोज होता है। जब डिकम्पोज होता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर शामिल कर दिए जाते हैं, और सॉइल जो है वो मज़ीद ज़रखेज़ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। अब वही सॉइल रेडी है नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए, प्लांट्स की कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, इस तरह से रिसाइकलिंग चल रही है, इकोसिस्टम मेंटेन हो रहा है, पुराने ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है और न्यू आ रहे हैं। इस तरह से इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म का बैलेंस बरकरार रहता है। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड वाटर सप्लाई। ये हमारे एनवायरनमेंट में वाटर सप्लाई की जो है वो जिम्मेदारी भी निभाता है, जैसे कि इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो कैसे? हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट का बैलेंस रखता है, क्योंकि हमारे प्लांट्स जो हैं ये जितना पानी रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं उसका 90% हवा में खारिज कर देते हैं। इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसमें वाटर कंटेंट बैलेंस्ड रहता है। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। ये बात आपको पहले बता चुकी हूँ कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे होती है, कि पुराने ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, उनके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में शामिल कर दिए जाते हैं और सॉइल मज़ीद फर्टाइल कर दी जाती है, ज़रखेज़ कर दी जाती है। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक न्यूट्रिएंट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से उसकी रिसाइकलिंग चलती रहती है, इकोसिस्टम मेंटेन होता रहता है, बायोडाइवर्सिटी यूज़ होती रहती है, हमें उसके नतीजे में हेल्प मिलती रहती है और हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस्ड कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, और अब यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।